तो यहाँ पे हमारे पास एक ईएमपी टेबल है। अगर हम इसको देखें, ईएमपी टेबल में कुछ डेटा पड़ा हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक टेबल और बनाई जाए और इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय का एड्रेस स्टोर किया जाए। हर एम्प्लॉय का एड्रेस स्टोर किया जाए। तो एम्प्लॉय का जो हमारा पर्सनल डिटेल्स हैं वो यहाँ पर हम स्टोर करना चाहते हैं। लेट अस सपोज टेबल का नाम मैंने यहाँ पे कर दिया ईएमपी डिटेल्स, और इस ईएमपी डिटेल्स टेबल के अंदर हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय का हमारा नाम आ जाए। एम्प्लॉय का नाम तो चलो है, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर आ जाए, एम्प्लॉय का ईमेल आ जाए, एम्प्लॉय का एड्रेस आ जाए। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ किसी एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर, ईमेल, एड्रेस रखता हूँ, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो किस एम्प्लॉय का है? क्योंकि वो इतने में से ही किसी एम्प्लॉय का होना चाहिए, इस बात को इंश्योर करना होगा। तो मैंने क्या करा, एक कॉलम यहाँ पर और बनाया और उस कॉलम का नाम कर दिया, मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी, ई आई डी करके, या कोई भी नाम मैंने यहाँ पर दे दिया। ठीक है। तो अब किसी भी एम्प्लॉय का डेटा जब मैं डिटेल्स टेबल में स्टोर करूंगा, तो मैं उसकी पहचान देने के लिए एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पर स्टोर करूंगा कि भाई ये एम्प्लॉय आईडी 101 है, ये इसका डेटा है, इसका मोबाइल नंबर है, इसका ईमेल है, इसका एड्रेस है। ऐसे करके हम यहाँ पर करेंगे। अब मान लीजिए ये दो टेबल मैंने मेंटेन कर ली। ठीक है। एक आपकी टेबल हो गई एम्प्लॉय टेबल जो अब तक चली आ रही है आपकी, और दूसरी टेबल आपकी हो गई एम्प्लॉय डिटेल्स। अब मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि मैं इस एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल में बहुत सारा डेटा रख देता हूँ। ठीक है। तो अब जरा सोचिए कि अगर ये वाला एम्प्लॉय रिजाइन करता है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, इस एम्प्लॉय को यहाँ से डिलीट करना होगा। कभी हमें डिलीट करना भी नहीं आता है, तो आज मैं आपको पहले डिलीट करना सिखाऊंगा। ठीक है। तो ये एम्प्लॉय यहाँ से डिलीट होगा। तो क्या ये डिलीट होने पर इसकी जो डिटेल है, इसका कोई काम होगा? कोई काम तो होगा नहीं, एम्प्लॉय जा चुका है छोड़ के, तो उसकी डिटेल का कोई सेंस ही नहीं है। उल्टा सोचते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर किसी ऐसे एम्प्लॉय की डिटेल स्टोर करता हूँ जिसकी आईडी हमारी एम्प्लॉय टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो क्या ये रिकॉर्ड यहाँ पर आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय की डिटेल्स को मेंटेन करना चाहते हैं जिनका डेटा पहले एम्प्लॉय टेबल में रखा हो। ठीक है। तो ये सर दो टेबल आपस में, इसका मतलब है रिलेट करनी चाहिए आपस में। डिटेल्स टेबल में सिर्फ मैं उन एम्प्लॉय का एड्रेस स्टोर करना चाहता हूँ जिनकी एम्प्लॉय आईडी इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर मैच हो जाए। अगर मैच नहीं हो रही है तो इस एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल में वो डेटा नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से ये दो टेबल आपस में हम क्या चाहते हैं, आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं। जब किसी एक टेबल को हम दूसरी टेबल के साथ रिलेट करते हैं, तो ऐसा करना क्या कहलाता है, हमारा रेफरेंशियल रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। एक कॉन्सेप्ट आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि एक टेबल का रेफरेंस दूसरी टेबल के पास है, और किसी टेबल पर जब आप कोई ऑपरेशन करेंगे तो उसका होना या ना होना इस बात से डिसाइड किया जाएगा कि उसकी जो रेफरेंसिंग टेबल है
क्या वहां से ये चीज अलाउड है या नहीं है। जैसे आप यहाँ पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं जिसकी आईडी 501 है, बट अगर मैंने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन दोनों टेबल के बीच बना रखी है, तो ये वाला ऑपरेशन डिटेल्स टेबल पर तब हो पाएगा जब इसकी रेफरेंसिंग टेबल अलाउ करेगी कि हाँ 501 मेरे पास है, आप इसको स्टोर कर लो। तो इसे बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। दो टेबल के बीच में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आता है उसको बोलते हैं फॉरेन की। एक कॉन्स्टेंट और आता है जिसका नाम है फॉरेन की कॉन्स्टेंट। फॉरेन की कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर किसी भी टेबल ने, मान लीजिए डिटेल्स टेबल ने किसी दूसरे टेबल को रेफर करना है, तो उस टेबल के अंदर एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो किसी दूसरी टेबल से मैच होता हो। तो इस वाली टेबल का ईआईडी कॉलम मैच हो रहा है इस वाली टेबल के ईएमपी आईडी कॉलम से। नाम भले ही अलग अलग है, नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन मैच फिर भी हो रहा है हमारा। ठीक है, इसकी वैल्यूज हमारी मैच होंगी। तो इस वाले कॉलम को हम फॉरेन की बना सकते हैं, फॉरेन की कॉलम। और फॉरेन की कॉलम जब किसी टेबल में बनाया जाता है तो उसकी शर्त होती है कि वो कॉलम किसी दूसरी टेबल के प्राइमरी की कॉलम को रेफर जरूर करेगा। तो फॉरेन की कॉलम अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होता। फॉरेन की कॉलम बनाने के लिए ये शर्त होती है कि वो किसी दूसरी टेबल के प्राइमरी की कॉलम को रेफर जरूर करेगा। अगर दूसरी टेबल में जिस कॉलम को रेफर किया जा रहा है अगर वो प्राइमरी की कॉलम नहीं है तो फिर एरर आ जाएगी और आपका फॉरेन की क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो कैसे करना चाहते हो इस चीज को, इसको समझते हैं। तो पहले क्या चाहते हो, डिटेल्स टेबल बनाओ। डिटेल्स टेबल में एक कॉलम हम बनाना चाहेंगे जो हमारा फॉरेन की कॉलम बनेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए क्रिएट टेबल ईएमपी डिटेल्स, और इसमें मैं 3 कॉलम मान लीजिए बना रहा हूँ। पहला कॉलम हो गया एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर, मान लीजिए मैंने इसको varchar 10 दे दिया। आप इंटीजर दे दो, कुछ भी दे दो, उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा हो गया एम्प्लॉय का ईमेल, ये भी मैंने varchar दे दिया, मान लीजिए 10। तीसरा दे दिया मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय का, मान लीजिए एड्रेस, या चलो सीधा आप एम्प्लॉय की आईडी देते हैं, ई आईडी दे दिया, और ये मैंने इंटीजर बना। ठीक है, अब क्या चाहते हो, अब हम चाहते हैं कि जो आप अभी टेबल बना रहे हैं ईएमपी डिटेल्स, इस ईएमपी डिटेल्स टेबल में हमारा ई आईडी कॉलम को फॉरेन की कॉलम बनाया जाए। तो आपने पहला कॉलम लिख दिया उसका डेटा टाइप, कॉमा, दूसरा कॉलम लिख दिया उसका डेटा टाइप, कॉमा, तीसरा कॉलम लिख दिया उसका डेटा टाइप, कॉमा। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर फॉरेन स्पेस की। ठीक है, फॉरेन की, उसके बाद ब्रैकेट में बताइए इन तीनों कॉलम में से किसको आप फॉरेन की बनाना चाहते हैं। हमने कहा ई आई डी को, तो यहाँ लिख दिया मैंने ई आई डी। उसका लिखेंगे रेफरेंसेस, रेफरेंसेस ये किस टेबल को रेफर करेगी, उस टेबल का नाम बताओ। ईएमपी टेबल को रेफर करेगी। अब ईएमपी टेबल में किसी प्राइमरी की कॉलम को रेफर करना होता है, तो ईएमपी टेबल के ब्रैकेट में लिखेंगे प्राइमरी की कॉलम, जो इस टेबल का प्राइमरी की कॉलम है वो कौन सा है, ईएमपी आईडी। अब जाके ये हमारा कमांड पूरी हुई। तो ये कमांड क्या करेगी हमारा, ये कमांड हमारा एक टेबल बनाएगी जिसका नाम होगा ईएमपी डिटेल्स, और इस टेबल के अंदर हमने 3 कॉलम बनाए, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय का ईमेल, एम्प्लॉय की आईडी। और एम्प्लॉय आईडी कॉलम को मैंने फॉरेन की कॉलम डिक्लेयर किया है, और ये फॉरेन की कॉलम रेफर कर रहा है ईएमपी टेबल के एम्प्लॉय आईडी कॉलम को। एम्प्लॉय आईडी कॉलम प्राइमरी की कॉलम होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो ये हमारा फॉरेन की नहीं लग पाएगी। ठीक है, एरर। अब एंटर करके देखते हैं
क्या सही है क्या गलत है। तो हमारी टेबल बनकर तैयार हो गई ईएमपी डिटेल। अब इन दोनों टेबल में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन होगी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन होगी का मतलब क्या है? अब यहाँ पर एक शब्द बोला जाएगा पेरेंट टेबल। ये पूछते हैं कभी कभी इंटरव्यू में, पेरेंट टेबल क्या है, चाइल्ड टेबल क्या है। ये इनहेरिटेंस वाला पॉइंट नहीं है, समझने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। पेरेंट टेबल और दूसरी होगी हमारे यहाँ पर चाइल्ड टेबल। तो वो टेबल जिसमें फॉरेन की कॉलम होता है, फॉरेन की कॉलम होता है, उस टेबल को कहते हैं चाइल्ड टेबल। और वो टेबल जिसमें फॉरेन की किसी टेबल के प्राइमरी की कॉलम को रेफर कर रही है, ठीक है, जो रेफरेंसिंग टेबल है हमारी, ठीक है, रेफरेंसिंग वाली जो टेबल होगी उसको बोलते हैं हम यहाँ पर पेरेंट टेबल। ठीक है, तो अगर आपके सामने शब्द आए पेरेंट रो, पेरेंट रो मतलब वो रो जो पेरेंट टेबल के अंदर है। चाइल्ड रो, चाइल्ड रो का मतलब है जो चाइल्ड टेबल के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल का जो मतलब होता है वो इनहेरिटेंस नहीं होता है। यहाँ पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल का मतलब है जो रेफरेंसिंग टेबल है वो पेरेंट टेबल है, और जो रेफरेंस कर रही है वो हमारी चाइल्ड टेबल कहलाएगी। इन दोनों के बीच में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमारी मेंटेन होगी। अब कैसे होगी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन, वो अभी सीखते हैं। तो अब मान लीजिए मैं यहाँ पर ईएमपी डिटेल्स टेबल में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, करने का ये आसान है। इंसर्ट इनटू ईएमपी अंडरस्कोर डिटेल वैल्यूज। अब आप यहाँ पर 3 कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करेंगे। मोबाइल नंबर मान लीजिए लिख दिया मैंने, मोबाइल नंबर 1 2 3 कुछ भी लिख दिया ऐसे। ठीक है, ईमेल आईडी स्ट्रिंग में मैंने लिख दी। मोबाइल नंबर को मुझे स्ट्रिंग में लिखना है क्योंकि मैंने वैरचर बना रखा है। और उसके बाद ईमेल आईडी लिख दी मैंने यहाँ पर abc@gmail.com, कुछ भी दे दी। बताओ ये किस एम्प्लॉय का एड्रेस है, डिटेल है, तो मैंने कर दिया भाई 101। अब ये रिकॉर्ड डिटेल्स टेबल में इंसर्ट होने से पहले चेक करा जाएगा कि कहीं इंसर्ट होने पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ब्रेक तो नहीं हो गई। ब्रेक कब होगी, जब ये वाली आईडी इस टेबल में हो बट जिस टेबल को ये टेबल रेफर कर रही है उसमें ना हो। तो चेक करो क्या 101 यहाँ पर है। तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट होने से पहले चेक किया जाएगा कि ये कॉलम जिसको रेफर कर रहा था क्या उसके पास ये वैल्यू है, तो ये इंसर्ट हो जाएगी। तो कह रहा है डेटा टू लॉन्ग, आपने ईमेल जो बनाया है वो 10 करेक्टर का बनाया है। आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करेक्टर हो गए, और आपने ईमेल जब बनाया तो उसमें साइज कितना दे रखा है 10। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर देते हैं। abc@ ab@ab.com कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, तो एक रो हमारी इंसर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक रो और इंसर्ट करते हैं। मान लो इसका मोबाइल नंबर कर दिया 888 और यहाँ कर दिया bb.com। अब एम्प्लॉय आईडी कर दी, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 102, तो चेक कर लो 102 वहां पर है, हो जाएगा। अब सर एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। 777 मोबाइल नंबर कर दिया, ईमेल आईडी कर दी cc@cc.com। एम्प्लॉय आईडी क्या दोगे, हमने कहा 103 है। अब 103 को जब यहाँ चेक कराएगा तो मिली नहीं, 1 तो है, 2 तो है, 3 नहीं है। डेट मीन्स इस रिकॉर्ड के अगर इंसर्ट कर दिया गया तो इस रिकॉर्ड के इंसर्ट होने से रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ब्रेक हो जाएगी, जो कि नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एरर आ जाएगी कि भाई ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेबल अलग नहीं है, ये टेबल दूसरे टेबल से जुड़ी हुई है। ठीक है, देखते हैं। कैन नॉट ऐड और अपडेट ए चाइल्ड रो। चाइल्ड रो मतलब इस टेबल को चाइल्ड टेबल हमने कहा था, इसके अंदर कोई भी रो आएगी तो उसको चाइल्ड रो कहेंगे। कैन नॉट ऐड ए चाइल्ड रो, क्यों, क्योंकि फॉरेन की कांस्टेंट आपका फेल है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप 2 टेबल बनाते हैं जिसमें आप इस बात को लेकर श्योर हैं कि भाई इस टेबल में जो भी रखा जाएगा
वो वही होगा जो वहां पर हो, तभी हम इसमें रखने देंगे, वरना नहीं रखने देंगे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को कर सकते हैं। जैसे आप देखो, अमेजन वाले इस काम को करते होंगे, हमने कहा बिल्कुल करते होंगे अमेजन वाले इस काम को। अमेजन, फ्लिपकार्ट, सब कैसे करेंगे? देखो, तो अमेजन ने क्या कर रखा है, अमेजन ने एक टेबल बना रखी है। इमेजिन करते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा कर रखा है, लेकिन वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अमेजन के पास कोई ऑर्डर आया, ठीक है, तो उन्होंने वहां पर जो भी ऑर्डर आया उसकी ऑर्डर आईडी स्टोर कर ली, ऑर्डर डेट, कि ऑर्डर की डेट क्या थी, ऑर्डर आईडी क्या है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर का बिल कितना है, कि जो बिलिंग अमाउंट है वो कितना है। तो अब मोटा मोटा वो यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं अमेजन वाले। लेकिन सर ऑर्डर किस चीज का हुआ था, उसमें कितने आइटम थे, साबुन मंगाया था, सर्फ मंगाया था, मोबाइल मंगाया था, क्या मंगाया था, कितना डिस्काउंट दिया था, सेलर कौन है। अमेजन कोई चीज हमारा खुद से थोड़ी सेल करता है, अमेजन तो एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर लोग आते हैं और जुड़ जाते हैं और अपनी चीजों को वहां पर बेचना शुरू कर देते हैं। फिर हमारे जैसे लोग आते हैं वहां से खरीदना शुरू कर देते हैं। अमेजन की खुद की थोड़ी कोई कंपनी है, अमेजन तो एक प्लेटफॉर्म है बस, जहां पर लोग आते हैं और चीजों को बेचते हैं, ठीक है। तो कौन सा सेलर है वहां पर? तो अब इसके लिए हम एक दूसरी टेबल को मेंटेन करेंगे, और इस दूसरी टेबल के अंदर हम ये बात बताएंगे कि जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर में कौन सा प्रोडक्ट खरीदा गया है, प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है, प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट दिया गया था, वगैरह 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 वगैरह, वो यहाँ पर हम मेंटेन करेंगे। अब सोचो, यहाँ पर अगर आपने लिख दिया कि भाई ये आपका जो प्रोडक्ट है वो ये है, उसके बाद प्रोडक्ट का प्राइस ये है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी ये है, प्रोडक्ट पे डिस्काउंट इतना दिया गया था। तो सर ये बताओ, ये जो प्रोडक्ट की डिटेल आप बता रहे हो कि ये हमारा मोबाइल है, ये हमारा इतने रुपए का है, इतना एक ही खरीदा गया था, इतना डिस्काउंट दिया गया था, तो ये किस ऑर्डर का है? तो यहाँ पर ऑर्डर को भी तो साथ में लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर मुझे दो टेबल बनानी है, और इस टेबल के अंदर मैंने ऑर्डर आईडी को भी स्टोर करना होगा कि ये जो डेटा है ये इस वाली ऑर्डर आईडी का पूरा डेटा है। फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है, फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकता है एक ऑर्डर में तीन प्रोडक्ट आपने, मोबाइल हो गया और ये मान लीजिए आपका ब्लूटूथ हो गया। भाई ऐसा भी तो हो सकता है सेम ऑर्डर में मोबाइल भी था, ब्लूटूथ भी था, और उसमें हमारा कवर भी था, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे के सारे ऑर्डर हमारा इसी ऑर्डर, ये सारे के सारे जो आपके प्रोडक्ट्स हैं ये सेम ऑर्डर से बिलोंग हमारा करते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अमेजन वाले डेफिनेटली एक टेबल में तो सारा डेटा स्टोर नहीं करते होंगे, एक से ज्यादा ही टेबल हमारा वो ऐसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। चलो, अब ये टेबल किसी और को भी रेफर करना चाहे तो कर सकती है, ठीक है। चलो, अब ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया किसका, फॉरेन की वाला, कैसे हम फॉरेन की को किसी टेबल पे लगा सकते हैं और उसका फायदा हमारा क्या होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब मैं वापस से ईएमपी टेबल पर आ गया। ईएमपी टेबल पर अब हम ऑलमोस्ट सारे ऑपरेशन कर चुके हैं जितने हमने सीखने थे। अब हमारा एक ऑपरेशन अभी भी रहता है जिसको कंप्लीट करते हैं, वो है रिकॉर्ड को डिलीट करना। अगर आप किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप डिलीट करना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन होता है हमारे पास डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड, दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास ट्रंकेट कमांड, और तीसरा ऑप्शन होता है हमारे पास ड्रॉप कमांड। अगेन इंटरव्यू में पूछे जाने वाला अच्छा क्वेश्चन, किन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप, तीनों से डिलीट का काम हमारा होता है। तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं पहले, तो डिलीट से क्या होगा, ट्रंकेट से क्या होगा, ड्रॉप से क्या होगा। तो लिखा मैंने यहाँ पर डिलीट,
डिलीट का सिंटैक्स, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, किस टेबल से डिलीट करना चाहते हैं वो बता दो, डिलीट फ्रॉम EMP। तो डिलीट कमांड हमारा 0 से ऑल रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए यूज होती है। डिलीट कमांड से हो सकता है कि आपका कोई भी रिकॉर्ड डिलीट ना हो, और हो सकता है सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएं, और कितने भी हो सकते हैं, 2 4 6 8 10 15 20 50 कितने भी हो सकते हैं। तो डिलीट कमांड रोज को डिलीट करती है ना, और जो रोज वो डिलीट करेगी वो रोज 0 भी हो सकती है, मतलब कुछ भी डिलीट नहीं कर पाई डिलीट कमांड, हो सकता है सारी रोज डिलीट हो गई हैं। किस बात पे ये डिपेंड करेगा, अगर आप डिलीट कमांड के साथ वेयर नहीं लगाते हैं तो ऑल रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे, विदाउट वेयर, विदाउट वेयर। तो अभी मैंने यहाँ पर वेयर नहीं लगाया है, बस डिलीट फ्रॉम EMP, अगर मैंने गलती से एंटर मार दिया तो सारा रिकॉर्ड चला जाएगा, कुछ नहीं बचा मेरे पास। टेबल जिंदा रहेगी, टेबल का ढांचा बना रहेगा, टेबल का स्कीमा बना रहेगा, टेबल है लेकिन टेबल खाली हो जाएगी, टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, शायद हमें ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम सारे रिकॉर्ड डिलीट नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, तो अब हम किसे डिलीट करना चाहेंगे, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहेंगे। तो जब पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो हम वेयर के साथ जाते हैं, एम्प्लॉय वेयर। अब वो सारे एम्प्लॉय हमारे निकाल दो जिनकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है, हमारा बजट इतना ही है, हम 1 लाख से ज्यादा सैलरी किसी को देते नहीं है, जिसको कहीं मिल रही है चले जाते हैं। ठीक है, तो अब वो सारे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है वो चले जाओ, उनको निकाल दो बाहर, यही अकेला निकलेगा, तो ये हमारा चला जाएगा। ठीक है, जितने भी आएंगे चले जाएंगे, वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन 1 लाख। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे रिकॉर्ड्स हमारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने रिकॉर्ड्स हैं सब डिलीट हो जाएंगे, 1 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। 0 क्यों हो सकते हैं, अरे मैंने गलती से 1 0 ज्यादा लगा दिया, 10 लाख हो गए। तो बताओ क्या कोई ऐसा एम्प्लॉय है आपके यहाँ पर जिसकी सैलरी 10 लाख से ज्यादा हो, हमने कहेगी नहीं। तो फिर कितने रिकॉर्ड डिलीट होंगे, एरर आएगी कि 10 लाख सैलरी नहीं है, कंडीशन मैच नहीं हुई तो फॉल्स हो गया। फॉल्स मतलब कोई रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा, सीधी सी बात है, 0 रिकॉर्ड आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं तो अभी एक रिकॉर्ड कम से कम चपेट में आ जाएगा, और ऐसे कर दूं तो 10,000 से ज्यादा तो मुझे लग रहा है सारे होंगे, सारे निपट जाएंगे। ठीक है, अच्छा चलो, अगर मैं यहाँ 50,000 का लगा दूं बैरियर, तो 50,000 से ज्यादा वाले जितने भी सबके 6 हो गए, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अभी चलेंगे, 14 थी, 14 में 6 चलेंगी, अब अगर मैं देखूंगा तो ये 8 है अभी। तो डिलीट से समझ में आ गया, सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे बिना वेयर लगाए। अगर मैंने वेयर नहीं लगाया तो सब डिलीट हो जाएगा, कोई रिकॉर्ड नहीं बचेगा। वेयर लगाया है तो वेयर से मैच करते हुए जितने रिकॉर्ड हैं, चाहे वो 0 मैच हो रहे हैं चाहे N हो रहे हैं, कितने भी रिकॉर्ड हो सकते हैं, सब डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरह से वेयर हमारा काम करता है। ठीक है, ध्यान रखना, पेरेंट टेबल से आप उस रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते जो उसकी चाइल्ड टेबल के अंदर अवेलेबल। मान लीजिए आप इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपने क्या करा है, एम्प्लॉय टेबल की चाइल्ड टेबल बनाई है, कौन सी, एम्प्लॉय डिटेल। अगर ये यहाँ से डिलीट हो गया तो इसका मतलब ये है कि वहां पर एक ऐसा रिकॉर्ड प्रेजेंट हो जाएगा जो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, जो कि हो नहीं सकता। इसीलिए आप इस रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके एक चाइल्ड रिकॉर्ड कहाँ पड़ा हुआ है, डिटेल्स टेबल में पड़ा हुआ है। पहले आपको वहां से डिलीट करके आना पड़ेगा, तब यहाँ से डिलीट होगा। करके दिखाना सर एक बार, डिलीट फ्रॉम EMP वेयर एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू 101, मना कर देगा, कहेगा कि ये अगर यहाँ से मैंने हटा दिया तो उस टेबल का रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उस टेबल के साथ शर्त लगी हुई है कि उस टेबल में वही रिकॉर्ड्स आएंगे जो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ अगर ये डिलीट हो गया तो वहां पर वो एग्जिस्ट कैसे करने लगा, फिर मना कर दो। कैन नॉट डिलीट और अपडेट ए पेरेंट, मतलब इस टेबल को पेरेंट टेबल कह रहे थे, पेरेंट को डिलीट आप नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ऐसा करते ही रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ब्रेक हो जाएगी।
ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, अगर आपको ये रिकॉर्ड डिलीट करना है 101 वाला, तो इसकी जो चाइल्ड टेबल है पहले वहां पर इस आईडी का रिकॉर्ड डिलीट करके आओ, तब यहाँ से डिलीट करो। ठीक है, चलिए, तो डिलीट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से। अब दूसरा आता है जिसका नाम है ट्रंकेट। ट्रंकेट टेबल ईएमपी मैं एंटर नहीं करूंगा। ट्रंकेट कमांड क्या करती है, आपसे ये नहीं पूछेगी किस कंडीशन से मैच होने वाले रिकॉर्ड को डिलीट करा जाए। ट्रंकेट में यूनिवर्सल है, ऑल रिकॉर्ड्स, सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करा जाएगा। वेयर इसमें अलाउड नहीं, वेयर इज नॉट अलाउड, वेयर इज नॉट अलाउड। तो अगर आपकी इंटेंशन यही है कि आप किसी टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, तो आपके पास दो रास्ते हो गए, डिलीट फ्रॉम टेबल खत्म, दूसरा ट्रंकेट टेबल ईएम, ये भी कर सकते हैं। तो ट्रंकेट से टेबल बची रहेगी, टेबल जिंदा रहेगी, टेबल का स्कीमा रहेगा, टेबल खाली हो जाएगी। तो टेबल अगर ऐसा है तो फिर डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस हो गया, लिख तो दिया। ट्रंकेट में वेयर लगा नहीं सकते, जबकि डिलीट में हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप वेयर भी लगा सकते। ठीक है, तो ट्रंकेट फास्ट होता है, डिलीट स्लो होता है। ठीक है, तो अगर हम एग्जीक्यूशन वाइज देखें तो ट्रंकेट का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है और वेयर का एग्जीक्यूशन स्लो होता है, क्योंकि वेयर अगर हम नहीं लगाएंगे तो वहां पर एक एक रिकॉर्ड हमारे डिलीट करे जाएंगे, और यहाँ पर काइंड ऑफ कंट्रोल है डिलीट, समझने के लिए आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको अभी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा डेटा चला जाएगा सारा। अगला आता है ड्रॉप। ड्रॉप टेबल, इसका तो नाम से ही काम आ रहा है। ठीक है, ड्रॉप टेबल ईएमपी, टेबल विद स्कीमा खत्म, टेबल खत्म। जब टेबल खत्म तो उसका डेटा कहाँ बचा, टेबल का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। अब ईएमपी टेबल बचेगी नहीं आपके डेटा में। ठीक है, तो वो दोनों डिलीट और ट्रंकेट टेबल को बचाते हैं, टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं, जबकि ड्रॉप टेबल को ही डिलीट करते हैं। तो टेबल ही नहीं रहेगी तो रिकॉर्ड्स कहाँ से रहेंगे, है ना। तो अब ड्रॉप हमें तब यूज करना चाहिए जब हमें कोई भी डेफिनेशन को डिलीट करना हो। ठीक है, और हमें डेफिनेशन डिलीट नहीं करनी है, हमें उसके अंदर का जो डेटा है वो डिलीट करना है, तो आपको डिलीट पर जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसा करते ही हमारा फिर सारा डेटा चला जाएगा, बचेगी नहीं कुछ हमारे पास। ठीक है, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि इंटरव्यू के अंदर कभी कभी पूछा जाता है, व्यू क्या होता है एसक्यूएल में, व्यू क्या होते हैं। तो व्यू एक वर्चुअल टेबल को रिप्रेजेंट करता है, वर्चुअल टेबल। तो व्यू इज ए वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल का मतलब क्या है कि मैं करके दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने कोई क्वेरी चलाई, यहाँ लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर एम्प्लॉय सैलरी, वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन or equal to 20,000 and employee salary is less than equal to 30,000। तो मैं ये चाहता हूं कि 20,000 से 30,000 के बीच में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सेलेक्ट होकर आ गए। अब मैं चाहता हूं कि ये जो सेलेक्ट होकर आए हैं इनमें मैं ये चेक करूंगा कितने ऐसे हैं जो हमारा 25,000 से कम सैलरी लेते हैं, और कितने ऐसे हैं जो 25,000 से ज्यादा लेते हैं, या इनमें कितने ऐसे हैं जिनका डिपार्टमेंट कोडिंग है, कितने ऐसे हैं जिनका डिपार्टमेंट टेस्टिंग है। मैं इस वाले रिजल्ट पर फर्दर आगे क्वेरी चलाना चाहता हूँ कि अब जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को
मैं मैनेज करना चाहता हूँ। तो अब सीधा सा क्वेश्चन आया, सेलेक्ट क्वेरी से जो रिजल्ट आता है क्या उस रिजल्ट को कहीं सेव किया जा सकता है, सो डैट मैं उस रिजल्ट पर आगे की क्वेरी चलाऊंगा। मैं उस रिजल्ट में फर्दर और क्वेरी चलाना चाहूँ तो और ज्यादा अंदर जाके उसमें क्वेरी चला पाऊँ। आंसर है व्यू। अब मैं कैसे करूंगा इस काम को देखेंगे। यहाँ लिखेंगे क्रिएट व्यू, व्यू का नेम मान लीजिए लिख दिया मैंने माई व्यू। ठीक है, क्रिएट व्यू, व्यू का नेम। उसके बाद आप अपनी क्वेरी जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं एड select extract from EMP where employee salary is greater than equal to 20,000 and employee salary is less than equal to 30,000। अब आपका इस क्वेरी से जो सेलेक्ट क्वेरी से आपका रिजल्ट आया वो रिजल्ट कहाँ जाकर स्टोर हो गया, व्यू के अंदर जाकर स्टोर हो गया और व्यू का नाम क्या है मेरा, माई व्यू। अब मुझे सेम क्वेरी अगर दोबारा से कभी देखनी पड़ी कल परसों 10 दिन बाद 15 दिन बाद तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये सारा डेटा मैंने कहाँ स्टोर करा दिया, अपने माई व्यू में स्टोर कर दिया। अब व्यू क्या कह रहा है कि मैं भी एक टेबल की तरह ही हूँ। अब आप मेरे अंदर जो डेटा आया है अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट एस्ट्रेक फ्रॉम, क्या लिख दें यहाँ पर सीधा माई, और ये परमानेंट हो गया आपका। ठीक है, अब मान लीजिए आज आप शट डाउन कर देते हैं सिस्टम, कल आते हैं परसों आते हैं और आपको यही डेटा देखना था 20,000 से 30,000 के बीच में कितने एम्प्लॉय हैं, तो पूरी क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने वो क्वेरी का रिजल्ट उठा के कहाँ डाल दिया, एक व्यू के अंदर पहले ही डाल दिया। अब सर इस व्यू में अगर मैं फर्दर कुछ क्वेरी लगाना चाहूँ तो कि सर मुझे इसके अंदर से वो रिकॉर्ड देखने हैं जो कोडिंग डिपार्टमेंट वाले हैं, तो आप लगा सकते हैं सेलेक्ट एस्ट्राइक फ्रॉम माई व्यू वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू कोडिंग। अगर पूरी क्वेरी में फिर से कहता लिखने के लिए कि वो सारे एम्प्लॉइज टेबल से डेटा लेकर आओ जिनमें सैलरी 20,000 से 30,000 के बीच में एज वेल एज डिपार्टमेंट की वैल्यू कोडिंग है, तो क्वेरी काफी बड़ी हो जाती है। तो व्यू ने इस काम को हमारा आसान कर दिया। तो व्यू पर आप सारी क्वेरी चला सकते हैं, है ना। व्यू पर आप डिलीट चलाओ, अपडेट चलाओ, आप व्यू पर सेलेक्ट चलाओ, सेलेक्ट में ऑर्डर बाई लगाओ, ग्रुप बाई, कुछ भी आप कर सकते हैं जो आप जानते हैं। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने सबसे पहले बोली कि व्यू एक काल्पनिक टेबल है, हकीकत नहीं है। व्यू का मतलब होता है एक काल्पनिक बात जो हकीकत ना हो। क्या मतलब है इसका, आपका इसका मतलब यह है कि जब आपने ईएमपी टेबल बनाई है अपने कंप्यूटर में, अब आपने जो अपनी क्वेरी लिखी व्यू के लिए कि भाई मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए जिसमें सैलरी 20,000 से 30,000 के बीच में हो, तो वो जो रिकॉर्ड आए हैं ये आपका माई व्यू है। तो माई व्यू कह रहा है कि मेरे पास अपना निजी कोई टेबल का डेटा नहीं है, मेरे पास अपना कोई डेटा नहीं है। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, मैं जो सेलेक्ट क्वेरी से रिजल्ट आए थे सिर्फ उनको पॉइंट कर रहा हूँ। ये ये और मैंने कि व्यू मेमोरी खराब नहीं करता, व्यू में इस रिकॉर्ड की कॉपी स्टोर नहीं हुई, एक्चुअल टेबल में जो रिकॉर्ड थे व्यू उनको पॉइंट करने लगा। तो व्यू इज लाइक ए पॉइंटर, ये पॉइंट कर रहा है, इसके पास अपना निजी डेटा नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक टेबल यानी कि वर्चुअल, इसलिए से बोलते हैं वर्चुअल। हमारा काम आसान कर देता है, अब मेमोरी भी खराब नहीं करता। ठीक है, अब सर इस बात को प्रूव कैसे करोगे कि व्यू के पास ये रिकॉर्ड्स अपनी कॉपी लेकर नहीं आए थे, व्यू सिर्फ एक्चुअल टेबल में ही उनको रेफर करने लगा। ठीक है, एक काम करो, क्या करोगे आप एक्चुअल टेबल में कुछ चेंज करके देखो। 101 की सैलरी 22,000 से 23,000 कर दो। ठीक है, करो पहले, निकल लो, अपडेट ईएमटी सेट ईएमटी सैलरी इज इक्वल टू 23,000 वेयर
एम्प्लॉय डी इज इक्वल टू 10। तो आपने चेंज किस टेबल में करा है? ईएमपी टेबल। ठीक है, हो गया चेंज। अब व्यू तो आपका पहले ही बन चुका था। अब व्यू जब पहले बन चुका था तो व्यू के अंदर ये 101 की जो सैलरी है वो कितनी है? 22,000 है। अब देखते हैं, व्यू में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा है ना, सिर्फ व्यू से डेटा फैच करूंगा, सिर्फ व्यू से डेटा में फैच करूंगा। अब देखते हैं कि ये क्या दिखाता है। 101 की सैलरी अगर ये अभी भी 22 दिखा रहा है, मतलब इसके पास अपनी अलग कॉपी है। और अगर ये 23 दिखा रहा है, मतलब ये वहीं से उठा के दिखा रहा है। बस एक रेफरेंस था ये तो हमारे लिए। कहाँ गया? 101 का सैलरी तो नहीं आ गई। इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस, अरे यार 2,30,000 कर दी। तो ये तो व्यू से आउट हो गया होगा, व्यू व्यू से तो आउट हो गया होगा ये, क्योंकि ये तो आएगा ही नहीं हमारा। फिर से देखो, फिर थोड़ा सा बदल गया। अब 102 को पकड़ लो। 102 की सैलरी कितनी है? 24,200। जब ध्यान नहीं दिया आपने। तो 102 की सैलरी मैं यहाँ पे कर देता हूँ 25,000, एक जीरो कम कर दिया, 25,000। ठीक है, तो मैंने कहाँ चेंज करा? ये एम्प्लॉय टेबल में चेंज करा है। ठीक है, अब व्यू में जाके चेक करते हैं, क्या 102 की सैलरी 25,000 हो गई? और शायद आपको यहाँ से भी तो समझ में आ गया होगा कि व्यू में 101 जब पहले आ रहा था तो अभी कहाँ चला गया? अभी वो गायब हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो व्यू हमने बनाया था वो जिस सेलेक्ट क्वेरी के लिए बनाया था, वो सेलेक्ट क्वेरी से तो बाहर हो गया ना डेटा। सोचो अगर व्यू के पास अपना होता तो क्यों चला जाता? यानी कि व्यू के पास अपना था ही नहीं। दोबारा से फिर से साबित करने के लिए मैंने एक बार फिर से चेक करा कि 102 की सैलरी एक्चुअल टेबल में मैंने 25,000 कर दी, जब व्यू में आकर देखा फिर 25,000 हो गई। इसका मतलब क्या है? जो आप मेन टेबल में करते रहोगे व्यू में रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि व्यू के पास अपनी कॉपी है ही। ठीक है, चलिए भाई, तो ये हमारा एसक्यूएल का जो क्वेश्चन था जो हमें करना था, तो मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिया। अब एक पॉइंट जो हमारा अब आता है वो ये कि सर, आपने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि माई के दो एडिटर हैं। पहला एडिटर है कमांड लाइन वाला जो अभी आप यूज कर रहे हैं, कमांड लाइन एडिटर। और दूसरा आपने बताया था इसका वर्क बेंच होता है। वर्क बेंच, वर्क बेंच क्या है? वर्क बेंच इसका GUI एडिटर है, मतलब उसमें मेहनत कम करनी पड़ती है ना। सर एक बार वो और दिखा दो फिर खत्म हो जाएगा। तो अब आप सेम चीज आप करना चाहते हैं किसके साथ? वर्क बेंच के साथ। तो क्या करेंगे? सर्च बार में जाएंगे और टाइप करेंगे वर्क बेंच। ये आ गया माई सिक्वल वर्क बेंच। और दो तीन लोगों ने ऑनलाइन जो मुझसे इंस्टॉल करवाया था स्क्रीन शेयर करके, तो उनका मैंने वर्क बेंच उस समय इंस्टॉल नहीं किया था, तो आपके में शायद नहीं चलेगा। तो आप जैसे मैंने आपका माई सिक्वल सर्वर और माई सिक्वल शैल सेलेक्ट करके इंस्टॉल कराया था ऐड करा के, उसी तरह से आप वर्क बेंच को ऐड करके इंस्टॉल करना, तब आपका चलेगा। ठीक है, बाकी जिनका नॉर्मल इंस्टॉल हो गया है वो अपनी का चलेगा। ठीक है, तो क्लिक करेंगे, वेलकम टू माई सिक्वल वर्क बेंच। तो माई सिक्वल वर्क बेंच क्या है? माई सिक्वल वर्क बेंच इज द ऑफिशियल GUI फॉर माई सिक्वल। माई सिक्वल पे काम करने के लिए GUI पर आप जा सकते हैं। तो अब आप कहाँ जाएंगे? रूट पर जाएंगे, ये आपका बना हुआ है। ठीक है, रूट, और रूट के साथ आप अपना ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया लोकल इंस्टेंस माई सिक्वल, क्लिक कर दिया, रूट यूजर और इसका पासवर्ड अपना रूट कर दिया। ओके कर दिया, आप आ गए। अब देखो यहाँ फायदा क्या हुआ है? फायदा यह है कि यहाँ पर सब कुछ तैयार है।
आपको पहले ही पता है कि इतने डेटाबेस बने होंगे, 8 to 10, 9 to 10 सेल्स टेस्ट डेली। तो हम किस वाले में काम कर रहे थे? 9 to 10। अब इस पे जब क्लिक करोगे तो आपको कमांड क्या लिखनी पड़ती थी? शो टेबल। यहाँ बस क्लिक कर दो, सारे टेबल्स के अंदर आ जाएंगे। डेट, डेमो, ईएमपी डिटेल, इवेंट, पीएनवी, ये सब चीजें पढ़ाई थी मैंने आपको, सारी आ गई इसमें। व्यूज अभी जो बनाया था मैंने माई व्यू, इसके अंदर आया। ठीक है, तो अब आपको किसी टेबल का डेटा देखना है, सेलेक्ट कमांड चलाने की जरूरत नहीं है, मतलब हमें जरूरत नहीं है, ये अपने आप चलाएगा। क्या करो, उस टेबल को यहाँ पर सेलेक्ट करो और देखो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आ रहा है, तीसरा आइकन आ रहा है, ये व्यू डेटा। इस पर क्लिक करोगे, सेलेक्ट क्वेरी अपने आप चल जाएगी। ये देखो सारा डेटा आ गया, कोई सेलेक्ट क्वेरी चलाने की जरूरत आपको नहीं है। सर कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो कुछ नहीं करना, बस जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है उस रिकॉर्ड को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, डिलीट हो जाएगा। हमने कहा क्यों नहीं होगा, ठीक है इसको कर देते हैं, हो गया। सर कुछ चेंज करना है तो चेंज करना है तो आप क्या करो, जिस, मान लो सर इसकी सैलरी बदलनी है, ये गलती से 2,30,000 हो गई, 23,000 करनी है, तो माउस को वहां पर उस पर्टिकुलर वैल्यू पे लेकर डबल क्लिक कर दो, कर दी। अब आप उसको एडिट कर दो, 1 0 कम कर दो, फिर एंटर कर दो, सेव हो जाएगा, हो गया, अपडेट पर चल गई। अपडेट चलाने की जरूरत ही नहीं, ये काम आप अपडेट से कर रहे होते हैं। तो आपको सर फिर क्वेरी चलाने की जरूरत ही नहीं। हमने कहा इंटरव्यू में ये नहीं चलेगा, आप बोलोगे मैं ऐसे करूंगा, भगा देगा आपको। फिर इसमें आपको किस बात के पैसे मिलेंगे, तो कोई भी कर लेगा, मैं क्या। ठीक है, अब ये जो वर्कबेंच एडिटर है, आप इस पर क्वेरी से भी काम कर सकते हो। जैसे ऊपर ये जो एरिया आ रहा है, इस एरिया में आप अभी क्या कर सकते हो, अपनी क्वेरी को लिख सकते हो। तो अब जैसे वहां लिखते थे ऐसे यहाँ लिखो। कनेक्शन तो बन चुका है, अब यूज से शुरू करो। यूज डेटाबेस का नाम क्या था आपका? 9 to 10 कॉलम। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, ये रन बटन आ गया, तो डेटाबेस आपका यूज हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट, मान लो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ईएमपी वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन 30,000। ठीक है, तो आप जिस क्वेरी को चलाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके रन कराएंगे, नहीं तो क्या होगा, जितनी क्वेरी लिखे सारी चलनी शुरू हो जाएंगी। तो आप इसको सेलेक्ट करो और ये रन बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो, तो ये सेलेक्टेड रिकॉर्ड आ गए, जो आपकी सैलरी को सेटिस्फाई कर रहे थे वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पर। तो इस तरह से आप अपनी क्वेरीज को यहाँ लिखकर और नीचे रिजल्ट अपना यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्क बेंच एडिटर हो गया। तो आप वर्क बेंच यूज करिए, गलत नहीं है, लेकिन वर्क बेंच पर एडिटर पे काम करना चाहिए, रादर देन कि आप मैनुअली क्लिक करें, राइट क्लिक करें, डिलीट करें, कॉपी पेस्ट, वो सब नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें फिर आपने सीखा क्या, ये तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, अब सर हम एक बात अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है ना, लेकिन जो हमारी समझ में अभी भी नहीं आ रहा है वो ये कि जब हम रियल टाइम पर बैंकिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक बैंक में बहुत सारे कस्टमर्स का डेटा है, तो अब बैंक उस डेटा को कहाँ स्टोर करती है? डेटाबेस में स्टोर करती होगी। तो मान के चलते हैं, इमेजिन करते हैं सर ये बैंक ने कोई टेबल बना रखी है, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि ये हमारा कोई बैंक ने हमारी टेबल बना रखी है जिसमें अकाउंट नंबर है, कॉलम का नाम, अकाउंट का बैलेंस है, अकाउंट ओपनिंग डेट है, अकाउंट का टाइप है, करंट अकाउंट से अकाउंट में आधार नंबर, पैन नंबर, वगैरह 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 वगैरह। तो ये बैंक ने कोई मान लीजिए अकाउंट्स नाम के टेबल बना रखे जिसमें सब लोगों के अकाउंट यहाँ पर मैनेज है। अब ये बताओ कि जब मैं पेटीएम चलाता हूँ, पेटीएम, और जब मैं एटीएम में जाता हूँ, एटीएम, और जब मैं स्वैप मशीन से डीजल पेट्रोल सीएनजी पड़वाता हूँ या शॉपिंग करता हूँ, तो उनके पास जरा सी मशीन तो होती है, स्वैप मशीन।
तो मैं अपने इसी खाते का यूज करके पेटीएम से भी पेमेंट कर सकता हूँ, बैलेंस चेक भी कर सकता हूँ, एटीएम में जाके बैलेंस चेक कर सकता हूँ, पैसे निकाल भी सकता हूँ, स्वाइप मशीन से भी पैसे ट्रांजैक्शन हो जाती है हमारे। तो ये बताओ कि अगर बैंक ने अपने सारे कस्टमर का डेटा एक टेबल में रखा हुआ है, तो टेबल पे अगर कोई भी काम करना होता है तो क्वेरी चलती है। जैसे मैं एटीएम में गया, अब एटीएम में मैंने अपना कार्ड इंसर्ट कराया, अब कार्ड इंसर्ट करने के बाद मुझे बैलेंस चेक करना है, तो कायदे से मुझे वहां एटीएम में जाके लिखना चाहिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, अब टेबल का नाम मुझे पता होना चाहिए, वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस एंड पिन नंबर इक्वल टू दिस। तब हमारा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो बैंक में डेटा होगा वो फैच होकर मेरे पास एटीएम स्क्रीन पर आ जाएगा और मेरा बैलेंस या जो भी डिटेल है वो सब दिखनी शुरू हो जाएगी। कायदे से तो यही होना चाहिए। और जब मैं एटीएम से पैसे निकालता हूँ, मान लीजिए मैंने 1000 रुपये निकाले, 1000 रुपये निकालने के बाद जो मेरा बैलेंस अपडेट होना चाहिए, मान लीजिए मेरे खाते में 5000 पड़े थे, एटीएम में गया 1000 निकाल के ले आया, तो मुझे वहां पर एक अपडेट क्वेरी लिखनी चाहिए थी, अपडेट टेबल टेबल नेम सेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस 1000। तभी तो टेबल में चेंज होगा वो। लेकिन हम में से किसी ने भी एटीएम में जाके कभी क्वेरी नहीं लिखी होगी, लेकिन हम अपने डेटा पे काम फिर भी कर लेते हैं, हमें डेटा जो देखना है वो देख लेते हैं, जो हमें बैलेंस अपडेट करना है वो हम कर ही लेते हैं सारे। क्यों? बिना क्वेरी करे ये काम कैसे हो सकता है? हमने कहा इसका मतलब है कि एक आम इंसान क्वेरी नहीं लिख सकता, ये सोचा जा रहा है ना, हर कोई एसक्यूएल थोड़ी जानता है। अब आप पेटीएम से बैलेंस ऐड करते हो तो कभी अपडेट क्वेरी लिखते हो? क्या पेटीएम से बैलेंस चेक करने के लिए कभी आपने सेलेक्ट क्वेरी लिखी? हमने कभी नहीं लिखी। तो मतलब क्या है? आप नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपको एक एंड यूजर समझा जा रहा है, कोई तो कहीं से लिख रहा होगा। बिना क्वेरी लिखे डेटाबेस से बात नहीं हो सकती। एसक्यूएल इज द लैंग्वेज ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस से बात करनी है तो एसक्यूएल आनी ही चाहिए, दूसरा अल्टरनेट है ही नहीं, कोई जादू नहीं है, एसक्यूएल ही एक काम है जो कर सकते हैं। तो अब इसका मतलब है कि पेटीएम आपके लिए ठीक है, एक ऐप है। ऐप कौन होती है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। मतलब मैं अब थोड़ा टेक्निकल भाषा का यूज करूं तो मैं ये कह सकता हूं पेटीएम एक प्रोग्राम ही तो है, या बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन होगा पेटीएम। एटीएम एक हार्डवेयर मशीन जरूर है, लेकिन एटीएम के अंदर भी तो प्रोग्राम ही चलता होगा, एटीएम के अंदर तो कंप्यूटर लगा होता है, वो तो एक प्रोग्राम ही रन कर रहा है। तो स्वाइप मशीन के अंदर भी एक प्रोग्राम होता होगा। ठीक है, तो ये जितने भी नाम आपने लिखे हैं इन सब के अंदर क्या चलता है? एक प्रोग्राम चलता है। जब आप एज यूजर अपने ऑप्शंस सेलेक्ट करते हैं, वो प्रोग्राम उन ऑप्शंस के सिलेक्शन के बेस पर क्वेरी को जनरेट करता है। यानी कि इस प्रोग्राम ने आपके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग एक क्वेरी को जनरेट किया, फिर वो क्वेरी आपकी कहाँ एग्जीक्यूट हुई? हमारी टेबल पे जाकर एग्जीक्यूट होती है। तो एक इंसान से हम क्वेरी नहीं लिखवा रहे, लेकिन वो इंसान जिस इंटरफेस को यूज करता है, जिन ऑप्शंस का यूज करता है, उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम पीछे होता है, वो प्रोग्राम एसक्यूएल को लिखता है और फिर वो एसक्यूएल आपके डेटाबेस के टेबल में जाके एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से क्या हो गया? आपका डेटाबेस का पोर्शन है, ये आपकी डेटाबेस टेबल हो। तो बिहाइंड द सीन ये हमारा चलता है, जो एक एंड यूजर के लिए कैसा रहता है? हमारा एब्स्ट्रैक्शन वाला पार्ट रहता है। उसे नहीं पता कि बैकएंड में कोई प्रोग्राम भी है, कोई डेटाबेस भी है, कोई टेबल भी होती है और क्वेरी भी चल रही है, क्या करेगा इस सब बातों को जानकर? बट जिस इंसान ने पेटीएम की ऐप बनाई होगी, जिस इंसान ने एटीएम में चलने वाला प्रोग्राम बनाया होगा, उस इंसान को एसक्यूएल आनी चाहिए। अगर उसे एसक्यूएल नहीं आती है तो फिर ये सब नहीं हो सकता। तो जहां भी कभी भी किसी भी तरह से जब आप डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं और आपने सोचा कि ये तो हो गया बिना क्वेरी लिखे, तो आपने नहीं लिखी, आपके लिए किसी ने लिख दी, और जिसने लिख दी वो कौन होगा? कोई एक प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो अब इन बातों को जानकर हम क्या करेंगे? क्योंकि सर एक पॉइंट तो हमारा भी रह गया कि क्या ये प्रोग्राम पाइथन का हो सकता है? भाई प्रोग्राम है तो ये प्रोग्राम क्या पाइथन का हो सकता है? क्या जावा का हो सकता है?
तो कॉन्सेप्ट है किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, ये प्रोग्राम सी का हो सकता है, सी प्लस प्लस का हो सकता है, जावा का हो सकता है, पीएचपी का हो सकता है, डॉट नेट का हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज का ये हमारा प्रोग्राम हो सकता है। तो अब सर हम बाकी लैंग्वेज की बात तो नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ किसकी, पाइथन की। तो इस पिक्चर को मैं एक आसान पिक्चर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये हमारा डेटाबेस टेबल है। इसके अंदर हमारे कुछ रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं और ये हमारा पाइथन का प्रोग्राम है। इस बार हम सीखना चाहते हैं कि पाइथन का प्रोग्राम अगर क्वेरी डेटाबेस पे रन करना चाहता है तो कैसे करेगा। जैसे हम लोग अभी तक एडिटर पे लिख रहे थे, कमांड लाइन एडिटर पे या वर्क बेंच एडिटर पे, उसी तरह से पाइथन प्रोग्राम इज लाइक एडिटर। हम एक पाइथन प्रोग्राम को भी एडिटर की तरह यूज कर सकते हैं, जावा के प्रोग्राम को एडिटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो एक प्रोग्राम भी क्वेरी को एग्जीक्यूट हमारा कर सकता है। ठीक है, अब हम पाइथन के प्रोग्राम से क्या करेंगे, टेबल पे क्वेरी को चलाना सीखेंगे कि अगर एक पाइथन का प्रोग्राम हमारा डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना चाहता है तो उसके लिए कैसे और क्या क्या मैकेनिज्म है जो फॉलो करनी होगी। एसक्यूएल जितनी हमने सीखी है वही यूज होगी, है ना। लेकिन एक नया प्रोसेस आ जाएगा कि उस प्रोसेस में प्रोग्राम डेटाबेस से कैसे बात करेगा। जब ऐसा होता है तो इसी को एक नाम दिया गया डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो हमारा हमारे कोर्स का लास्ट टॉपिक है डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब ये डेटाबेस कनेक्टिविटी हमारा क्या होता है, डेटाबेस कनेक्टिविटी किसी भी लैंग्वेज की हो सकती है डेटाबेस के साथ। अगर ये पाइथन की है तो पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी, अगर ये जावा की तो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो किसी भी की है तो वो डेटाबेस कनेक्टिविटी से पहले उस लैंग्वेज का नाम लगा दो, है ना। डॉट नेट डेटाबेस कनेक्टिविटी, पीएचपी डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, शॉर्ट में लोग इसे कनेक्टिविटी कहते हैं। तो कनेक्टिविटी पढ़ लिया आपने। तो कनेक्टिविटी का मतलब यही है कि आप डेटाबेस को किसी प्रोग्राम के साथ कनेक्ट करके क्वेरी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, रादर देन इंडिविजुअल क्वेरी को डेटाबेस के एडिटर पे लिखकर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। क्योंकि रियल टाइम पे जितने सॉफ्टवेयर बनते हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही तो होते हैं, तो वो प्रोग्राम ही तो क्वेरी आपसे चलाते हैं। ठीक है, अब इस काम को कैसे किया जाएगा उसकी बात करते हैं। तो इस काम को करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक मॉड्यूल चाहिए होगा। वो मॉड्यूल एसक्यूएल को पाइथन के प्रोग्राम से डेटाबेस में लेके जाएगा और डेटाबेस से जो रिजल्ट आएगा प्रोग्राम को वापस करेगा। किसी भी काम को करने के लिए पाइथन में हमें क्या चाहिए होता है, कोई मॉड्यूल चाहिए होता है। ठीक है, जैसे रैंडम नंबर जनरेट करना तो रैंडम मॉड्यूल हो गया, यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करनी है तो पाइट्यूब मॉड्यूल हो गया। तो इसी तरह से हमारे पास अलग अलग तरह के मॉड्यूल हैं। तो उसी सीरीज में एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम है फाइल माई एसक्यूएल। आप इस मॉड्यूल का यूज करके क्या कर सकते हैं, आप डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं। एक दूसरा भी आता है जिसका नाम है माई सिक्वल डैश कनेक्टर, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी मॉड्यूल आप यूज कर सकते हैं। तो एक पाइथन का मॉड्यूल है या लाइब्रेरी है, इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं इस काम को करने के लिए। दोनों में ही आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो आप पहले वाले का यूज कर लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, अब इनको कुछ लोग कनेक्टर के नाम से भी जानते हैं कि अगर मुझे पाइथन के प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो मुझे कनेक्टर चाहिए। तो कनेक्टर कोई हार्डवेयर नहीं है, कोई चिप नहीं है, कनेक्टर ये मॉड्यूल ही है, इसी को हम कहते हैं कनेक्टर। कुछ लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, ड्राइवर, कि हमें ड्राइवर चाहिए। तो ड्राइवर कुछ नहीं होता, ड्राइवर भी ये मॉड्यूल ही होगा हमारा, कोई इंसान नहीं है, कोई हार्डवेयर नहीं है ड्राइवर। तो ड्राइवर क्या है, ड्राइवर वो मॉड्यूल होता है जो प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करता है। तो उस काम को करने वाले को क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम ड्राइवर भी कह देते हैं। तो हम इस चीज को एक कम्युनिकेशन की भाषा में हम क्या बोलते हैं, ड्राइवर, कि हमें ड्राइवर चाहिए या कनेक्टर चाहिए। बट टेक्निकल भाषा में अगर हम देखें तो टेक्निकल भाषा में ये सब मॉड्यूल ही होता है, जैसे पाइथन में अब तक होते थे। तो सबसे पहले ये मॉड्यूल को हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो ये मॉड्यूल हमारे कंप्यूटर में पहले से पाइथन के साथ नहीं आते।
कैसे करेंगे मैं कहा चलो, तो हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे जुपिटर पे चलते हैं। जुपिटर के सेल पे यहाँ पर हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल पाई माई एसक्यूएल। सर जब आपने सिखाया था ये, तो उस दिन आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखवाया था, ऐसे करके लिखवाया था आपने, कोई भी पिप कमांड रन करानी ऐसे करके, पिप इंस्टॉल फाइल माई एसक्यूएल। तो सर क्या डिफरेंस है दोनों में? जब मैं कमांड प्रॉम्प्ट से पिप इंस्टॉल पाई माई एसक्यूएल करूंगा, तो ये ड्राइवर मॉड्यूल आइडल में जाके इंस्टॉल होगा, जुपिटर में नहीं। और जब मैं जुपिटर के सेल से यही कमांड लिखता हूँ पिप इंस्टॉल पाई माई एसक्यूएल, तो ये जो भी मॉड्यूल आप इंस्टॉल कर रहे हैं ये जुपिटर में जाकर इंस्टॉल होगा, ना कि आइडल में। तो अगर मैं आइडल पे प्रोग्राम रन करना चाहता हूँ तो मैं ये लिखूंगा, फिर इसकी जरूरत नहीं। और अगर मैं जुपिटर प्रोग्राम रन करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं, और मुझे जुपिटर के सेल पे लिखना होगा। इसको रन कर देंगे, इंटरनेट होना चाहिए तभी रन होगा ये। इंस्टॉलिंग सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड पाईमाइस। तो मेरे सिस्टम पे जो डेटाबेस कनेक्टिविटी का ड्राइवर मॉड्यूल है पाईमाइस्क्यूएल, ये मैंने अपना इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, एक से हमारा काम हो जाएगा। दूसरा अल्टरनेट है कि अगर ये नहीं यूज करना चाहते हो दूसरा यूज कर सकते हो, जिसका नाम माई सिक्वल डैश कनेक्टर। तो लिखोगे पिप इंस्टॉल माई सिक्वल डैश कनेक्टर। तो दोनों में से कोई भी एक हमें यूज करना होता, दोनों नहीं करना। मेरे पास 42 लोगों का डेटा आया है। ठीक है, इस बैच में टोटल 51 या 52 लोग हैं। 9-10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कभी क्लास की रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी, ना कभी क्लास ज्वाइन करी, ना कभी उन्हें इंटरेस्ट आया क्या है क्या नहीं है। फीस लेकिन उन्होंने पूरी पे कर रखी है हमारे लिए। ठीक है, तो उसमें हमारा भी इंटरेस्ट नहीं है फिर उन लोगों के साथ। बाकी जो मेरे पास डेटा आया है 42 लोगों का, वो मैंने यहाँ पर एक एक्सेल फाइल बना दी। ठीक है, इस डेटा को मैं आज आगे पास कर दूंगा। जिनका कोर्स पाइथन है, सिर्फ जैसे ये हैं शुभम कुमार शुक्ला, इनका कोर्स सिर्फ पाइथन है, तो ये अपने सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल है। ये अपना सर्टिफिकेट अपने काउंसलर से या मधुर सर से अपना कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हैं, जैसे इनका नाम है नूर इकबाल, इनका भी कोर्स कंप्लीट हो गया। जैसे ये हो गए हमारे आनंद कुमार। तो ये तीन जिनका कोर्स पाइथन है, उनका हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। उनका जो जो पढ़ना था उनको सब सेवा उनको दे दी गई है। अब वो अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जिनका कोर्स डेटा एनालिटिक्स है, एआई है, डेटा साइंस है, वो लोग आगे जाएंगे। जिनका कोर्स फिल स्टैक है वो लोग आगे जाएंगे। अब आपका जो आगे का बैच होगा वो स्टार्ट होगा मंडे से। फ्राइडे को अभी हमारी क्लास होगी, फ्राइडे को हम लोग अभी पाइथन के साथ कनेक्टिविटी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मंडे से आपका जो क्लास है ये वाली जो होती है 9 से 10 वाली, ये क्लास नहीं होगी। आपके पास आपके दिए गए नंबर पर या तो कॉल आएगा या मैसेज आएगा या व्हाट्सअप आएगा कि आपकी अगली क्लास कितने बजे है और वो कब से स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद कॉल, व्हाट्सअप, मैसेज आएगा तो आपके दिए गए नंबर पे आएगा। अगर यहाँ पर नहीं आता है तो अपनी ईमेल को चेक जरूर करें। ठीक है, तो आपकी ईमेल पर मेल आएगा कि आपकी क्लास इतने बजे से है और इस तारीख से है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप क्या, जो आपने हमें डिटेल दी है अपनी ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर, इन्हीं दोनों चीज़ों में से किसी एक पर आपके पास आपकी आगे की क्लासेस का शेड्यूल आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम मिलेंगे फ्राइडे को। फ्राइडे को हमारा कनेक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हमारे क्लास 9 से 10 वाली खत्म हो जाएगी। ठीक है।